हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 3 दिसंबर और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, साथ ही हम देखेंगे मिशन समुद्रयान के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग के बारे में। देन हम देखेंगे पोयम जो फोर मिशन है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो पोयम है उसका फुल फॉर्म होता है PSLV, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो अवार्ड है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का। देन हम देखेंगे ग्रीन स्टील टर्म, ये चर्चा में रहा है। इसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, देन नेशनल आयुष मिशन के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे अर्थक्वेक डिजाइन कोड 2025 के बारे में, क्योंकि हाल ही में इसमें एक नया जोन ऐड किया गया है और उस नए जोन में भारत के कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं हम ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। यहाँ पर रक्षा अधिग्रहण परिषद से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज चेयर्ड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्हें हम CDS के नाम से जानते हैं। सेकंड, it grants acceptance of necessity for all major capital defense acquisitions. And third, it was established in the aftermath of the Kargil War. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को चेयर करते हैं जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो, और वर्तमान समय में इसको चेयर करते हैं राजनाथ सिंह। बाकी आप देख सकते हैं द डिफेंस मिनिस्टर चेयर्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, नॉट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हु मे बी अ मेंबर और पार्ट ऑफ द डेलिबरेशन। जो DAC है वो ग्रांट करता है acceptance of necessity for all major capital acquisitions, including those above financial thresholds like 500 crore rupees, although the exact threshold may vary based on the delegation of powers. आपने देखा कि इसको फॉर्म किया गया था आफ्टर कारगिल वॉर। इट was formed in 2001 based on the recommendations of the group of ministers on national security reform after the Kargil war. इसके साथ ही आपने अभी देखा इसके कुछ और फंक्शंस की बात करें तो एक तो ये ग्रांट करता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर कैपिटल एक्विजिशन। देन इट आल्सो कैटेगराइज एक्विजिशंस इनटू बाय एंड मेक और मेक कैटेगरीज। इट मॉनिटर मेजर प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इंश्योर प्रोग्रेस विद रेगुलर फीडबैक। एंड इट आल्सो अप्रूव 15 ईयर लॉन्ग टर्म जो इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान्स होते हैं उनको भी ये अप्रूव करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप सी सबमर्सिबल मिशन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले जो मानव युक्त गहरे समुद्र में पनडुब्बी मिशन है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं गगनयान, समुद्रयान, सागरयान या फिर चंद्रयान। यहाँ पर आपसे पहले मानव युक्त गहरे समुद्र जो पनडुब्बी मिशन है उसका नाम पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है समुद्रयान।
आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जो समुद्रयान सबमर्सिबल ट्रायल्स था उनमें काफी डिले देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं। सो समुद्रयान इज इंडियाज फर्स्ट manned deep ocean submersible mission to reach 6,000 meters depth, and testing is delayed due to late supply of syntactic foam from France, now expected by year end after testing in Norway. So the project is led by National Institute of Ocean Technology under the Ministry of Earth Sciences. So a steel model has been tested up to 100 meters. A 500 metric trial is planned by April next year. So the final titanium hull built by Indian Space Research Organization will be tested in Russia, and the mission will carry 3 crew members to collect seabed soil and rocks for future sea mining. सो ये है समुद्रयान है भारत का पहला मैन्ड डीप सी सबमर्सिबल मिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन जो है ये किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन है ये किस मंत्रालय की पहल है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये पहल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। आप देख सकते हैं द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन asked all higher educational institutions to nominate teachers for the national mission for mentoring. So, this mission is a flagship scheme of the Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education, aligned with the National Education Policy or NEP 2020. So, ये connect करती है mentors with mentees to share skills and improve teaching quality. And the National Council for Teacher Education designed the mission and released the NMM Blue Book. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग है ये संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल जिसे हम पोयम 4 के नाम से जानते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहां पर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एम्स टू कैरी स्मॉल पेलोड्स फॉर टेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। एंड second stage of the PSLV rocket is utilized for the POEM platform। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है पोयम 4 मिशन से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर सेकंड स्टेज को यूज नहीं किया गया है, फोर्थ स्टेज को यूज किया गया है। आप देख सकते हैं द PSLV orbital experimental module utilizes the
spent fourth stage of the PSLV rocket to host 24 experimental payloads for testing new technologies, scientific experiments, and the proof of concept validations in space. So these include payloads from ISRO, academia, and startups focusing on robotics, navigation, propulsion, and microgravity experiments. So it reduces space debris by repurposing the fourth stage of PSLV instead of discarding it, and it is part of the PSLV C60 or SpaceX mission. So the POEM platform uses the fourth stage of the PSLV rocket. सो ये जो पोएम 4 मिशन है इसको लॉन्च किया गया था 30th of December 2024 को aboard PSLV C60 which also carried twin SpaceX satellites to a 475 kilometer altitude. So after the satellite deployment, the PS4 upper stage was reconfigured as Poem 4 and continued in a nearby orbit, serving as an experimental platform. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was named the World Athlete of the Year Men in 2025? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2025 में विश्व एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं माइकल जॉर्डन, आर्मांड डुप्लांटिस, जॉन रेमो या फिर एडमंड सेरेम। आपको बताना है मेंस कैटेगरी में 2025 में विश्व एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये नामित किया गया है अर्मंड डुप्लांटिस को। आप देख सकते हैं आर्मंड एंड सिडनी डुप्लांटिस, मैकलगन लेब्रॉन वर नेम्ड वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025 एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स। So Duplantis broke the men's pole vault world record 4 times and won all 16 competitions, including indoor and outdoor world titles. So he is the first male pole vaulter in the modern athletics to remain undefeated in a single event for 2 consecutive years. McLaughlin LeBron won the women's 400-meter title in Tokyo in 47.78 seconds, breaking a 42-year-old world championship record. So she is the first athlete to win world titles in both 400-meter flat and 400-meter hurdle. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following is correct regarding the green steel? So यहाँ पर ग्रीन स्टील से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ग्रीन स्टील से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टील मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एडवांस्ड कूलिंग टेक्निक्स टू इंक्रीज इट्स ड्यूरेबिलिटी। सेकेंड, इट are recycled steel used only in the construction of eco-friendly buildings. Third, steel produced using environmentally sustainable methods with reduced or no carbon emissions. And fourth, a type of steel that has been painted with environmentally friendly green coating to prevent rust. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्रीन स्टील को अच्छे से डिफाइन कर रहा है।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ग्रीन स्टील इज अ स्टील प्रोड्यूस्ड यूजिंग environmentally sustainable methods with reduced or no carbon emissions। आप देख सकते हैं, green steel refers to steel that is manufactured using environmentally sustainable methods aiming to significantly reduce or eliminate carbon emissions during the production process. So, this involves using green hydrogen as a replacement for coal or coke in the reduction process, employing renewable energy sources like solar or wind power, and recycling scrap steel and adopting energy efficient technologies. So, the government is preparing a green steel mission with a budget of 15,000 crore to help the steel industry lower its carbon emissions and move toward India's net zero target. जो ग्रीन स्टील मिशन है, ये भारत के इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात उद्योग को कार्बन उत्सर्जन कम करने, साथ ही जो नेट जीरो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ावा देने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने रिलीज किया है अ ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी विच डिफाइंस ग्रीन स्टील बेस्ड ऑन इट्स कार्बन इमिशंस इंटेंसिटी, and it also provides a star rating system for different levels of greenness। आप ध्यान रखेंगे, भारत का जो नेट जीरो इमिशन का टारगेट है वो है 2070। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, consider the following statements। यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड रिड्यूसिंग ओवरफिशिंग इन इंडियन वाटर्स। एंड सेकेंड, under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, Matsya Seva Kendras have been established as one-stop centers to provide extension services to fishers and fish farmers। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है पीएम मत्स्य संपदा योजना से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं, मत्स्य संपदा योजना जो है इसका उद्देश्य है प्रमोट करना सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर, एड्रेसिंग critical gaps in fish production, aquaculture productivity, and fisheries management. So, it focuses on reducing overfishing and promoting sustainable practices to ensure ecological health and long term benefits for fishers and fish farmers। इसके साथ ही मत्स्य सेवा केंद्र भी इस्टेब्लिश किए गए हैं इस योजना के तहत एज वन स्टॉप सेंटर टू प्रोवाइड टेक्निकल advisory and capacity building services to fishers and fish farmers। So these centers aim to modernize the fisheries sector and promote sustainable aquaculture practices। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में टू ब्रिंग आउट द ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर। जो ब्लू रेवोल्यूशन है इसका जो विजन की बात करें तो इसका विजन है टू क्रिएट एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द फुल पोटेंशियल ऑफ फिशरीज। शुरू में इसको 5 साल के लिए इंप्लीमेंट किया गया था फ्रॉम 20
2021 टू 2024 टू 25 और बाद में इसको बढ़ाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the National Ayush Mission, consider the following statements. So यहाँ पर राष्ट्रीय आयुष मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it aims to provide cost-effective Ayush services with universal access. Second, the mission prohibits the cultivation of medicinal plants. And third, it also aims to establish medical colleges dedicated to Ayush education. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है राष्ट्रीय आयुष मिशन से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो औषधीय पौधे हैं उनकी खेती पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसा नहीं है, जबकि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं। So, one of the National Ayush Mission's primary objective is to provide cost-effective Ayush services with universal access by upgrading Ayush hospitals and dispensaries and co-locating Ayush facilities at primary healthcare centers, community health centers and district hospitals. सो ये जो मिशन है ये इंक्लूड करता है प्रोविजंस फॉर सेटिंग अप न्यू स्टेट गवर्नमेंट आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग दोज फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी इन स्टेट्स वेयर सच facilities are not available. So it also supports the cultivation of medicinal plants by adopting good agricultural practices to ensure a sustained supply of quality raw materials. And it also supports the certification mechanism for quality standards and the development of infrastructure for entrepreneurs. सो नेशनल आयुष मिशन की बात करें तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। अभी कुछ समय पहले ही इसको 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है, जिस वजह से ये चर्चा में रही है। सो आपने देखा कि इसको लॉन्च किया गया 2014 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो आयुष की बात करें तो आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। सो ये जो स्कीम है इसमें शामिल है एक्सपेंशन ऑफ द आयुष सेक्टर टू प्रमोट होलिस्टिक हेल्थ ऑफ इंडियंस। और इसके अंतर्गत जो कंपोनेंट शामिल हैं इंपॉर्टेंट वो हैं आयुष सर्विसेज, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिसिनल प्लांट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुष, जिनमें ये सारी डिफरेंट तरीके की मेडिसिन शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Under the updated Earthquake Design Code 2025, which newly introduced zone represents the highest seismic risk in India. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आदितन भूकंप डिजाइन कोड 2025 के तहत कौन सा नया शुरू किया गया क्षेत्र भारत में सबसे अधिक भूकंपीय जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है।
आपके ऑप्शंस हैं जोन 4, जोन 5, जोन 6 या फिर जोन 3। आपको बताना है कि वो कौन सा नया जोन है जो अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है और उसको हाईएस्ट सिस्मिक रिस्क जोन बताया जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है जोन 6। देख सकते हैं India released an updated seismic zonation map under the Earthquake Design Code 2025, introducing a new highest risk zone 6 covering the entire Himalayan arc. So, the zone covers the full Himalayan arc from Jammu and Kashmir, Ladakh to Arunachal Pradesh, the most tectonically active arc belt. So the update replaces the 2026 map and recognizes extreme seismic stress along the Indian Eurasian plate boundary. So the new zonation ensures stricter building standards and safety compliance for high risk regions. आप ध्यान रखेंगे ये जो मैप डिजाइन किया है ये किया है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हाजार्ड असेसमेंट के द्वारा इसको किया गया है और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड साइंटिफिक मेथड है न्यू सिस्मिक मैप को डिजाइन करने के लिए। So according to new assessment, 61% of India's land mass is now classified under moderate to high hazard zones। इससे पहले ये 59% था। So आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।